नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र त्योहारों की खुमारी में थे, लेकिन कोरोना की दहशत ने दशहरा और दुर्गा पूजा दोनों को बैरंग ही विदा कर दिया। हालांकि जम्बूद्वीप में पाटलिपुत्र के चुनावों ने उत्सव की गर्मी को मेंटेन किए रखा। धर्म का उत्सव न सही, लोकतंत्र का ही सही। धृतराष्ट्र के ललाट पर कुछ इशारे उत्पन्न हुए, लिहाजा बैठे ही बैठे संजय महाराज के सम्मान में निहुर गए। ललाट को पढ़कर संजय उत्तर देने लगे। हे राजन, डंकापति ने ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की दुनिया में भी डंका बजा दिया है। धृतराष्ट्र ने मुद्दे पर थोड़ा खुलासे की मंशा जाहिर की तो संजय ने अपना उत्तर कंटिन्यू किया। महाराज, वो कथा तो आपने सुनी ही होगी। जब नेहरू जी देश में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना शुरू कर रहे थे, तब संघ और विपक्ष के कुछ नेता आम लोगों में यह कहकर जागरूकता फैला रहे थे कि पानी से बिजली निकाल ली जाएगी तो पानी का सत्व यानी उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इस अभियान ने भारत की जनता में जबरदस्त बौद्धिक चेतना फैलाई। तब से अब तक जहां कहीं भी बांध बनता है, जनता पानी का सत्व बचाने के लिए विरोध में खड़ी हो जाती है। इस मौके पर धृतराष्ट्र ने संजय को टोका, जनता बिल्कुल ठीक करती है। पानी से बिजली निकालने का अधिकार किसी सरकार को नहीं मिलना चाहिए। संजय ने सहमति में सिर हिलाया और बातचीत को आगे बढ़ाया। डंकापति ने इस परंपरा को 2 नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ा दिया है। धृतराष्ट्र इस मौके पर बेसब्र होकर बोल पड़े, डंकापति ने ऐसा क्या कर दिया? संजय बोले, उन्होंने हवा से पानी निकालने का आह्वान करके हवा की हवा खराब कर दी और पानी को पानी पानी कर दिया है। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज़्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही, अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए। संजय ने बात आगे बढ़ाया, डंकापति की सोच बिल्कुल सही है। फिरंगी कंपनी हवा से बिजली तो निकाल ही रही है, लगे हाथ पानी और ऑक्सीजन भी निकाल ले। धृतराष्ट्र चौंक उठे, कुछ संदेह दूर करने की गरज से बोले, ऑक्सीजन माने प्राणवायु ना? संजय ने सहमति में सिर हिलाया। अब चौंकाने की बारी धृतराष्ट्र की थी। उन्होंने कहा, हवा का सत्व निकाल लेंगे तो हवा में क्या बचेगा? संजय ने सहमति में हुंकारी भरी, जी महाराज, काफी होलोकॉस्ट टाइप आइडिया है। होलोकॉस्ट वाली बात धृतराष्ट्र को समझ नहीं आई, सो वो आगे बोल पड़े, तो इस सुझाव पर ज्ञानियों ने डंकापति को क्या सलाह दी? संजय ने कहा, महाराज, इस लोमहर्षक सुझाव पर ज्ञानियों की सभा में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई उसे आप स्वयं देखें। माफ कीजिएगा महाराज, आप स्वयं सुने। Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear, you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your ideas. महाराज को इसमें कुछ भी हंसने लायक नहीं लगा, लिहाजा वो जम्बूद्वीप के ताज़ा सूरत हाल पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने पूछा, संजय, जम्बूद्वीप में और क्या हलचल है? संजय ने इशारा पाते ही कहा, सर्कस जारी है महाराज। पाटलिपुत्र के चुनावों की चर्चा है। डंकापति के सभी संगी साथी पाटलिपुत्र में डंका बजाने की फिराक में हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, फिराक में हैं? मतलब क्या कुछ शंका है? संजय बोले, शंका नहीं महाराज, भयानक आशंका पैदा हो गई है। धृतराष्ट्र बोले, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? संजय ने उत्तर को विस्तार दिया, बोल बिगड़ गए हैं नीतीश कुमार के। खाली मैदान में वो जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे। धृतराष्ट्र बोले, जनता से सीधा संवाद तो बहुत अच्छी बात है, लगे हाथ मामला फरिया लेने में क्या बुराई है। संजय बोले, महाराज बात इसके आगे जा चुकी है, मुझे डर है कि आगे की बात बताने पर कहीं आप अपना आपा न खो दें। दरअसल संजय ने महाराज के संभावित गुस्से का आकलन करते हुए अपने जमानत की एंटीसिपेटरी याचिका दायर की। धृतराष्ट्र ने कहा, पूरी बात बताओ संजय। इसके बाद संजय ने सीधे मुंह भरी सभा में जो बात कही उसने महाराज को उस हद तक आक्रोशित कर दिया जहां नदियां बांध तोड़कर बह जाती हैं, ज्वालामुखी पर्वत तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वीर पुरुष यौन उत्तेजना के शिखर पर जाकर स्खलित हो जाते हैं। संजय ने कहा, नीतीश कुमार ने लालू यादव की 9 संतानों पर छींटाकशी की है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने गुस्से से धधकते हुए कहा, अब संतानोत्पत्ति भी राजनीतिक जमा पूंजी का जरिया बन गया है। अरे राजो महाराजों की शान ही उनकी संतानों में है। हमारी 101 संतानें हुई। नीतीश कुमार की यह मजाल कि हम पर क्षुद्र, अश्लील, घटिया, अमानुषिक टिप्पणी करें। संजय बस चुप रहे। महाराज पैर पटकते, गुस्से से धधकते अंतःपुर में लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद समय समय पर आता रहेगा। अब हम मीडिया के भुइंधरे से निकली कुछ और कहानियों का जिक्र कर लेते हैं। अपने शर्मा जी भी कान से गोला उठाते हैं। जी हाँ, रजत शर्मा जी। पाकिस्तान की संसद में वोटिंग का नारा लगा तो शर्मा जी ने ऐलान कर दिया कि कटक से अटक तक की हिंदुत्व की परियोजना मोदी के रूप में पूर्ण हुई। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो सुनाना चाहता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा। तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। चश्मा आंखों पर चढ़ा है और साथ देना कानों ने बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा इस बार की टिप्पणी भी बिहार स्पेशल हो गई। लंबे समय से इशारे की ताक में बैठे आज तक वाले रोहित सरदाना ने जैसे ही मोदी जी की सभा में 370 राष्ट्रवाद का जिक्र सुना, तुरंत ही उसे लपक लिया। दंगल बिहार में चल रहा है चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां बिहार के चुनावी मैदान में की हैं और पहली ही रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान में चीन का सामना करने वाले बिहार के सैनिकों को श्रद्धांजलि तो दी ही, साथ ही साथ धारा 370 का मुद्दा भी उठा दिया और 370 के बहाने उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर। लेकिन कहते हैं कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। सरदाना के कर्म का लेख एक दिन पहले ही दर्ज हो चुका था। तब उन्हें लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुफ्त कोरोना की वैक्सीन ही बिहार के चुनावों का मुद्दा है। कोरोना की चपेट में पूरा देश है, लेकिन वैक्सीन का वादा सिर्फ बिहार के लिए क्यों है? क्या कोरोना का वैक्सीन जीत की गारंटी देगा? दंगल में आज बिहार के चुनावी वादों पर बहस होगी। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बिहारी बाबू? कुछ समझ में आया। एक दिन पहले जिसे कोरोना की वैक्सीन चुनाव का मुख्य मुद्दा दिख रहा था, वह अगले ही दिन धारा 370 और राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा क्यों बताने लगा? असल में मोदी जी ने 23 तारीख को अपनी पहली रैली की, जिसमें राष्ट्रवाद की छौंक लगाई तो शाम होते होते रोहित जी का एजेंडा भी बदल गया। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा हुआ आज तक पर। अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह ने मिलकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का साक्षात्कार कर लिया। इसमें क्या बड़ी बात है? चुनावी मौसम में नेता का साक्षात्कार तो होता ही रहता है। बड़ी बात है इस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल। पॉलिटिक्स में आए कैसे?
जब आप छोटे थे, कहाँ से पॉलिटिक्स में स्कूल पहुंचने के बाद लगता है कि उन दिनों कभी भी दिमाग में रहा होगा कि एक दिन पटना से अपने आप को कैसे जोड़कर देखते हैं आप, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनली और पटना में ही जन्म हुआ। इसके बाद हम आपके कॉलेज भी चलेंगे, लेकिन आप आते हुए डाक बंगला चौराहा गए होंगे, आप इस तरफ से बेली रोड क्रॉस करके आए होंगे, वो वहाँ सब पे कहीं कहीं कोई वो फुचका वाला, कहीं पर कुछ लेकिन आपने सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसका अध्यक्ष में एक दिन? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। पटना के आप हैं और पूरा हमने आपका स्कूल, कॉलेज, गंगा घाट, यहाँ पर आप बता रहे थे इस पुल पर, चूंकि आप स्विमर थे, कभी यहाँ पर पहल की थी क्या? यह ऐसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप कहाँ पढ़े, क्या खेले, क्या खाते हैं, कब सोते हैं। नड्डा जी अपने अध्यक्षीय जीवन का सबसे कड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपने 15 सालों के दौरान सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ये सवाल या तो नदारत थे या फिर इस तरह से पूछे गए कि बस पूछ लिए गए। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। एक थी निर्मला सीतारमन, जिन्होंने बिहारियों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया। उन्हीं के एक शागिर्द हैं मनोज तिवारी, पार्टी का प्रचार करने गए हैं पटना। देखते ही देखते क्या से क्या दावा कर बैठे। ये मेंटालिटी है कि वो ट्रंप को ऊपर समझते हैं, जबकि ट्रंप मोदी को ऊपर समझते हैं। मेंटालिटी से निकलो यार। इस समय दुनिया का लीडर नरेंद्र मोदी है, ट्रंप खुद आते हैं तो वो किस तरह से उनके साथ। तो नरेंद्र मोदी और भारत को कम मत समझो। हम दवा बना लिए हैं और बिहार के हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको फ्री कोरोना का वैक्सीन मिले, और हम देंगे। ये चिंता की बात है कि एक सांसद सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि मोहतरमा रिपोर्टर ने इतने बड़े झूठ को बिना किसी किंतु परंतु के पचा लिया। मनोज तिवारी विचित्रता की मिसाल हैं। कुछ दिन पहले अयोध्या की रामलीला में अंगद का अभिनय कर रहे थे। फूहड़ लद्दड़ अभिनय सैकड़ों सालों से रामलीलाओं के जीवंत और लोकप्रिय बने रहने का गोपनीय फार्मूला है। इससे हास्य पैदा होता है, वरना रामलीलाएं लोक जीवन से विलुप्त हो जाती। घटिया अभिनय के पैमाने पर तो मनोज तिवारी 100% खरा उतरे, लेकिन साथ में उन्होंने संवादों के साथ जो घटिया सियासत का मेल किया, उससे रामलीलाएं खुद को बचा लें तो लोक जीवन में उनका असर और मजबूत हो जाएगा। आपने कहा पुल गिरवा दो। पुल तो बनवाते हैं श्री राम। आप कहोगे तो और बड़ी बड़ी पुल बनेगी, पहाड़ों में भी पुल बन जाएगा, सुरंग बन जाएगा। एक सेकेंड, वो तो हमारी टीम का छोटा सा बंदर है। द्वापर युग में अंग्रेजी बोलने वाले अंगद से ही ब्रिटेन के अंग्रेजों ने भी प्रारंभिक शिक्षा पाई होगी। खैर, मनोज तिवारी के ही एक साथी हैं सांसद रवि किशन। वो भी पटना में प्रचार करने पहुंचे हैं। मेरी बात आप लोग गौर से सुनिएगा। अपने माता पिता से जरूर पूछेगा कि पलायन कब हुआ था, क्या माहौल कर दिया था बिहार में कि सब लोग यूपी चले गए, मुंबई चले गए, गुजरात चले गए। वो माहौल की नया नया लड़का लोग जो भी आया, उनको मालूम नहीं था 15 साल पहले एक भयावह बिहार था। बिहार से पलायन का इनका इतिहास बोध सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 साल पुराना है। ऐसे विद्वान सांसदों के लिए भिखारी ठाकुर का पलायन पर एक विदेशिया गीत और फिर टिप्पणी। अब तो इस इलाके से होने वाले इंसानी पलायन को सदियां होने को आई। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, वेस्टइंडीज के पलायन को अगर हम छोड़ भी दें, भारत में ही कोलकाता से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से बेंगलुरु तक पलायन करने वालों के उपनिवेश इसका सबूत हैं। इसी का नतीजा है पलिया बिहार में पैदा हुए मनोज तिवारी दिल्ली की एक लोकसभा सीट से सांसद हैं। रवि किशन बाबू, बिहार के पलायन का टाइमलाइन थोड़ा सुधार लीजिए।
बिहार चुनावों के जिक्र से याद आया, हमारा बिहार चुनाव से जुड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार बिहार के अलहदा हिस्सों से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट के लिए आपसे जितने पैसों की अपेक्षा थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट में अपना योगदान दें और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएं, ताकि बसंत कुमार आपके ज़रिए आपकी सहायता से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट्स और बिहार की ज़मीनी सच्चाइयों को आपके सामने ला सकें और आप गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। बीते दिनों हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक दुखद घटना हुई। निकिता तोमर नाम की एक युवा लड़की की एक सरफिरे लड़के ने हत्या कर दी। लड़का मुसलमान था। यह विशुद्ध रूप से पुलिस का और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुलिस हाथरस में विफल रही थी। लेकिन मछली की प्रतिभा का आकलन उसकी पेड़ पर चढ़ने की कला से करने के आदी सुधीर चौधरी ने इस मौके पर भी अपनी कुंठित सांप्रदायिकता का प्रदर्शन किया। एक शब्द है लव जिहाद, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लव जिहाद अपनी जुबान पर लाना भी इस देश में बहुत खतरनाक बात मानी जाती है। अगर आपने लव जिहाद का नाम भी ले लिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस देश के बड़े बड़े कट्टरपंथी लोग, एनजीओ, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर ये शब्द मुंह से भी निकाल दिया तो। लेकिन अब आप खुद सोचिए, ये होता है या नहीं होता है। निकिता लव जिहाद की शिकार हुई। मैं बोल देता हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये शब्द मैं बोल देता हूं अपने मुंह से, और हम तैयार हैं अदालतों में चक्कर लगाने के लिए, थानों के चक्कर लगाने के लिए, अगर सच कहने का यही परिणाम होता है तो। 2018 में ही यह मामला पुलिस के पास पहुंच चुका था। उस वक्त भी हरियाणा में भाजपा की ही सरकार थी। आज भी हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है, उसी भाजपा की जिसके सहयोग से सुधीर चौधरी के मालिक सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन उनके सवाल किससे हैं? लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल खामोश हैं। निकिता की हत्या पर पूरी तरह से चुप हैं। उनकी इस चुप्पी का राज तौसीफ के नाम में छिपा हुआ है और तौसीफ के राजनीतिक कनेक्शंस में इस खामोशी का राज छुपा हुआ है। ये अपनी बेईमानियों को छुपाने के लिए लव जिहाद का हल्ला करेंगे, पुलिस के एनकाउंटर की मांग करेंगे, गरजिए की बतौर पत्रकार हर उस चीज का समर्थन करेंगे जो गैर कानूनी होगी, गैर संवैधानिक होगी। इसीलिए विशाल, लोग बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही सही सॉल्यूशन है। क्या ये भी ये मानते हैं? उनका भाई भी, निकिता का भाई भी ये मानेगा कि एनकाउंटर ही सॉल्यूशन है? फिर क्या जिस तरह से हैदराबाद में इंसाफ मिला था, आप ये मानते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही इसका एकमात्र समाधान है? बिल्कुल सर, योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा एनकाउंटर, योगी जैसा एनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। सुधीर जैसे एंकर एंकराएं दरअसल बेचारे हैं। मनोहर लाल खट्टर या फिर अनिल विज से सवाल पूछ पाना उनके बूते के बाहर की चीज है। निकिता जैसी निर्दोष लड़कियों की हत्या की जड़ें उस मर्दवाद में निहित हैं जो लड़कियों को अपनी बंदी मानकर चलता है। कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्में उसी विद्रूप का महिमा मंडन है। नीतीश कुमार का 8 बच्चों का बयान हो या रिया चक्रवर्ती की औकात बताने वाला पुलिस अधिकारी, सब उसी मर्दवादी मानसिकता का नतीजा है। और इसे लव जिहाद जैसी कपोल कल्पना में लपेटने वाले सुधीर चौधरी जैसे लोग भी मर्दवाद के चलते ही ऐसा करते हैं। ये 21वीं सदी में भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का फैसला कर सकती है। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट आज तक से। यह रिपोर्ट बिहार में बंद पड़े कल कारखानों की एक पड़ताल है जो हमें बताती है कि 15 सालों से जिस सुशासन की करेंसी नीतीश कुमार भुना रहे थे, उसमें लोगों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के उपाय नदारद थे। बोगी कपलर बनने के लिए यहाँ लालू जी ने ये फैक्ट्री माने बनाने के लिए किए थे, लेकिन उसके बाद से कोई इसमें सुधार नहीं, सब कबाड़ यहाँ से माने खत्म हो गया। यही हाल मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की इस चीनी मिल का है जो 1997 से बंद पड़ी है। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मोतीपुर शुगर फैक्ट्री का गेट है। अंग्रेजों के जमाने में 1933 में इस शुगर फैक्ट्री की स्थापना करी गई। आजादी के बाद भी ये शुगर फैक्ट्री चली 1997 तक। 1997 में शुगर फैक्ट्री बंद हुई और अब आपको अगर यहां आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल के बीच में खड़े हुए हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।